तो आज की जो टॉपिक है उसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी से इकोलॉजी, जब आई एस एम लग जाती है ना तो इसको आइडियोलॉजी बोला जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो इकोलॉजी है इसे कॉइन किसने किया था। इकोलॉजी को सबसे पहली बार अर्नेस्ट हैकेल ने कॉइन किया था 1866 में। और ये नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन आई हुई है। इकोलॉजी को कॉइन किसने किया था सबसे पहली बार, तो अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में। ये जो इकोलॉजी है ये कौन से वर्ड से ड्राइव की गई है, तो ग्रीक वर्ड से। ग्रीक से भी कौन से वर्ड से, ऑक्स। और ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्स का मीनिंग क्या है, तो ऑक्स का मीनिंग है हाउस होल्ड या हैबिटेट। हम एक बार इसको ऐसे भी समझते हैं कि इकोलॉजी का मतलब होता क्या है। या इकोलॉजी को सबसे पहले कॉइन किसने किया था, तो वो है अर्नेस्ट हैकेल। कब किया था, तो 1866 में। इकोलॉजी ये वर्ड ड्राइव कहाँ से किया गया था, तो ग्रीक वर्ड ओएक्स है। इसका मीनिंग क्या है, ऑक्स का मीनिंग क्या है, ऑक्स का मीनिंग है हाउस होल्ड या हैबिटेट। इकोलॉजी को कॉइन किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने 1856 में। ओके, कौन से वर्ड से लिया गया था, तो ग्रीक वर्ड्स ऑक्स। ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्स का मीनिंग क्या है, तो हाउस होल्ड या हैबिटेट। उसके बाद हम देखेंगे कि इकोलॉजी को क्या बोला जाता है। इकोलॉजी किस चीज की स्टडी हो, क्यों आई थी, इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी इज द स्टडी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एग्जामिन द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग्स, encompassing both biotic living and abiotic non-living components. What is इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब क्या है, अगर इसको मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इकोलॉजी जो है ना, ये ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट के बीच में स्टडी करती है। EVS यानी इन्वायरमेंट। इकोलॉजी क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट के बीच में क्या करती है, स्टडी करती है। ऑर्गेनिजम्स, इकोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, ये ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट के बीच में क्या करती है, स्टडी करती है। अगर हम ये बोले कि ये ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्सेस इन्वायरमेंट के बीच में स्टडी करती है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो स्टडी करती है उसे इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि जो ऑर्गेनिज्म है और इन्वायरमेंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, कैसे दोनों एक दूसरे पे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और कैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे पे इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं।
इस चीज की स्टडी जो है ना इकोलॉजी करती है। लेकिन इकोलॉजी क्या स्टडी करती है? अब इकोलॉजी से क्या बन गया? इकोलॉजी ISM लग गया तो ये कैडोलॉजी बन गया। तो इकोलॉजी क्या स्टडी करती है कि ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग किस तरह से एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है, इस बात की स्टडी इकोलॉजी करती है कि ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट को किस तरह से बर्बाद कर रही है। इस बात का स्टडी कौन करता है? इकोलॉजी। वो देखती है इंसान की किस किस एक्टिविटीज है और किस तरह से इंसान जो है वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है, और इस चीज का स्टडी कौन करता है? इकोलॉजिज्म। उसके बाद हम देखेंगे इकोलॉजिस्ट थिंकर। तो इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी किस चीज की स्टडी करती है? इकोलॉजी जो है ये किस चीज की स्टडी करती है? ये ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट के बीच में स्टडी करती है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट के बीच में स्टडी करती है, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी जो है ना, इसी में लग गया ISM इकोलॉजिम्स। इकोलॉजिम किस चीज की स्टडी करती है कि ह्यूमन जो है ना, इंसान कैसे डिग्रेड कर रही है एनवायरनमेंट को, कैसे बर्बाद कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया इकोलॉजी। इकोलॉजी में एक आइडियोलॉजी है, इसका ये आइडियोलॉजी है कि जो ह्यूमन है ना, इंसान है ना, वो इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रही है, कैसे डिग्रेड कर रही है, और कैसे हम लोगों को रोकना है, कैसे इंसान इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो इसके जो थिंकर आए ना, इकोलॉजी के जो थिंकर आए ना, उसको बोला गया इकोलॉजिस्ट। तो जो फर्स्ट इकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे वो है रिचर्ड कर्सन, ठीक है। रिचर्ड कर्सन जो है ये एक कंजर्वेटिस्ट और मरीन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इनकी जो बुक है एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछी गई है, साइलेंट स्प्रिंग। ये बुक 1962 की बुक है। इस बुक में ये बोलते हैं रिचर्ड कर्सन कि जो डेंजर ऑफ पेस्टिसाइड यूज हो रहा है ना, खास करके DDT जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। देखो, रिचर्ड कर्सन जो है ये क्या है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मरीन बायोलॉजिस्ट है और इनको कंजर्वेटिव थिंकर बोला जाता है। ये इकोलॉजीज थे, लेकिन ये कंजर्वेटिव इकोलॉजी थे, ठीक है ना। और ये एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे। मरीन बायोलॉजिस्ट का मतलब जो नदी के, जो समुंदर, सी, मरीन का मतलब होता है सी, तो इन्होंने समुंदर के बारे में बात की कि समुंदर कैसे डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। तो रिचर्ड कर्सन एक कंजर्वेटिव और मरीन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इनका बुक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। ये रटना है, ये नेट में आया है, सेट में आया है, सेट में पेपर 1 में भी आया है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड कर्सन की बुक है साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि जो इंसान है ना, ह्यूमन क्या करता है? डेंजर पेस्टिसाइड यूज करता है, खास कर DDT। ये जो DDT घर में यूज होता है ना, लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, या एग्रीकल्चर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो पानी है ना, वो समुद्र में जाता है, मरीन में जाता है। तो मरीन में, समुद्र के अंदर जो है ना,
जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है उनका। तो रिचल कर्सन क्या बोल रहे हैं? रिचल कर्सन जो है ये एक मरीन बायोलॉजिस्ट और कंजर्वेटिव है। इन्होंने 1962 में एक बुक लिखा साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग में ये बोलते हैं कि लोग जो डेंजर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं ना, लाइक डीडीटी, इन सब के यूज की वजह कर इन्वायरमेंट जो है ना वो डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट हो रहा, बर्बाद हो रहा है। ओके, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क देखेंगे जो कि इकोलॉजी से रिलेटेड है। फर्स्ट है एक थे इरलिक हैरीमैन। इरलिक और हैरीमैन जो है ना, ये लोग दोनों मिलकर एक रिपोर्ट लिखते हैं जिसका नाम था हाउ टू बी सर्वाइवल, और ये 1971 में लिखते हैं। इकोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है उसके लिए इरलिक इरलिक और हैरीमैन मिलकर लिखते हैं हाउ टू बी सर्वाइवल। उसके बाद गोल्ड स्मिथ, ठीक है ना, यहाँ पे एट ऑल लिखा है। एट ऑल का मतलब है कि और भी बहुत सारे थिंकर ने मिलके लिखा है साथ में, मेनी थिंकर। तो गोल्ड स्मिथ जो है उन्होंने लिखा था ब्लू प्रिंट फॉर सर्वाइवल 1972 में। उसके बाद यूएन की अनऑफिशियल रिपोर्ट आई थी। यूएन की अनऑफिशियल रिपोर्ट आई थी, अनऑफिशियल रिपोर्ट 1972 में, और इस रिपोर्ट का नाम था ओनली वन अर्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द क्लब ऑफ रोम। द क्लब ऑफ रोम जो है ना, द क्लब ऑफ रोम से क्या आया था? द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ 1972। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जैसे इरिक हैरीमैन का क्या है? हाउ टू बी सर्वाइवर। गोल्ड स्मिथ का क्या है? ब्लू प्रिंट फॉर सर्वाइवल 1972। यूएन के अनऑफिशियल रिपोर्ट, द अनऑफिशियल रिपोर्ट ओनली वन अर्थ 1972। द क्लब ऑफ रोम, द लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 को। इसमें से एक भी क्वेश्चन अभी तक नेट में नहीं आई है लेकिन आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एरिक हैरीमैन हाउ टू बी सर्वाइवल, गोल्ड स्मिथ ब्लू प्रिंट फॉर सर्वाइवल, अनऑफिशियल यूएन रिपोर्ट ओनली वन अर्थ, द क्लब ऑफ रोम, द लिमिट टू ग्रोथ। ओके, ये सारे डेट याद करना बहुत इजी है। एरिक हैरीमैन का डेट है 1971, बाकी सब 1972 की है। इकोलॉजीज जो है ये क्रिटिसाइज करते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को और ह्यूमन सेंटर को। क्यों? इकोलॉजीज जो है ना वो क्या करते हैं, इकोलॉजिस्ट यानी जो इकोलॉजिस्ट थिंकर हैं वो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव को। क्यों करते हैं? देखो, इट होल्ड दैट ह्यूमन लाइफ हैज ए इंट्रिंसिक वैल्यू विद अदर एंटिटीज। जो एंथ्रोपोसेंट्रिक है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंसान को देते हैं, जो दूसरे अदर एंटिटीज है जैसे एनिमल, प्लांट्स, इकोसिस्टम, इन सबको इंपॉर्टेंट ही नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कंसिडर रिसोर्सेज दैट मे बी एक्सप्लॉइट। बोले ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, इंसान के बेनिफिट के लिए अगर जो अदर रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तो हो जाए, इंसान को बेनिफिट होना चाहिए बस। ठीक है, इंसान को बस बेनिफिट होना चाहिए। देखो, एंथ्रोपोसेंट्रिस का मतलब होता है ये जो भी काम करेगा ना ये ह्यूमन को सेंटर में रख के काम करेगा। ठीक है, तो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब होता है इंसान अगर कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जिसकी एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट बर्बाद हो रहा है, तो इसको हम लोग एंथ्रोपोसेंट्रिक बोलते हैं। और ये जो भी करता है ये इंसान के फायदे के लिए, इंसान के बेनिफिट के लिए करता है। ये बोलता है कि अगर इंसान के बेनिफिट के लिए दूसरी चीज एनिमल, प्लांट, इकोसिस्टम एक्सप्लॉइट होए तो कोई बात नहीं है। ये सिर्फ ह्यूमन के बेनिफिट के बारे में सोचता है। ठीक है ना, ह्यूमन के जरिए किए अगर इंसान कुछ ऐसा एक्टिविटी करा, मान लो कि इंसान ने क्या किया, कोई फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया। ठीक है, और इस फैक्ट्री से क्या हो रहा, पॉल्यूशन हो रहा है ना, इस फैक्ट्री से क्या हो रहा, पॉल्यूशन हो रहा। पॉल्यूशन हो रहा तो क्या हो रहा, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा। तो ये इंसान की एक्टिविटी के थ्रू हो रहा। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोसेंट्रिक। जो इंसान की एक्टिविटी की वजह से अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है तो उसको एंथ्रोपोसेंट्रिक बोलेंगे। और एंथ्रोपोसेंट्रिक जो है वो ह्यूमन सेंटर है, क्योंकि ये इंसान को बोलती है कि इंसान अपने बेनिफिट के लिए दूसरे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, एनिमल, प्लांट, इकोसिस्टम्स को।
उसके बाद नेक्स्ट जो थिंकर है उसका नाम है डेविड इरैनफेल्ड। डेविड इरैनफेल्ड, ठीक है। डेविड इरैनफेल्ड जो है वो बोलते हैं इंसान को एरोगेंस ऑफ ह्यूमनिज्म। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इंसान को एरोगेंस कौन बोलता है, तो डेविड इरैनफेल्ड, ठीक है। 1978 में बोलते हैं इंसान जो है ना वो एरोगेंस है, बिल्कुल एरोगेंस है। क्यों बोलते हैं समझते आओ। डेविड डेविड इरैनफेल्ड जो है ये बोलते हैं ह्यूमन एरोगेंस है 1978 में। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बोले जो इंसान है ना वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है, ह्यूमन सेंटर है, सेल्फिश है, अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में, ठीक है। दूसरा दूसरा चीज बर्बाद हो तो हो, अदर रिसोर्सेज अदर एंटिटी अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं मेरे बेनिफिट के लिए तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एरोगेंस हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। इंसान सोचता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ तो मैं एक ह्यूमन हूँ तो मैं दूसरी एंटिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इसलिए डेविड इरैनफेल्ड जो है, डेविड इरैनफेल्ड बोलते हैं कि इंसान जो है वो एरोगेंस है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन बोलता है कि ह्यूमन एरोगेंस या एरोगेंस ऑफ ह्यूमन कौन बोलता है, तो डेविड इरैनफेल्ड, ठीक है। उसके बाद आया नेक्स्ट है फ्रिटोजोफ कैपरा। फ्रिटोजोफ कैपरा, ठीक है ना। इन्होंने इन्होंने दिया था, इन्होंने एक आइडिया दिया था जिसका नाम था इन इन द टर्निंग पॉइंट। इन द टर्निंग पॉइंट 1982 में। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इन द टर्निंग पॉइंट किसने दिया था, तो फ्रिटोजोफ कैपरा ने दिया था। फ्रिटोजोफ कैपरा ने इन द टर्निंग पॉइंट दिया था। उसके बाद है कि इकोलॉजी का कौन कौन सा थीम है, इकोलॉजी किसको किसको सपोर्ट करती है, इकोलॉजिज्म किस किस चीज को सपोर्ट करती है। इकोलॉजिज्म इकोलॉजी को सपोर्ट करती है, इकोलॉजिज्म होलिज्म को सपोर्ट करती है, इकोलॉजी सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करती है, इकोलॉजी इन्वायरमेंटल एथिक को सपोर्ट करती है, इकोलॉजी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करती है। इकोलॉजी जो है ना वो पोस्ट मटेरियलिज्म है, वो पैसे के पीछे नहीं भागती है, ठीक है। इकोलॉजी का थीम क्या है, इकोलॉजी, होलिज्म, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल एथिक्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पोस्ट मटेरियलिज्म। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो होलिज्म है ये इस टर्म्स को दिया किसने था, जॉन स्मर्ट्स। जॉन स्मर्ट्स जो है ना, जैन जैन स्मर्ट्स, जैन स्मर्ट्स जो है वो क्वाइन करते हैं, क्या क्वाइन करते हैं, होलिज्म। कौन से बुक में, होलिज्म एंड इवोल्यूशन। जैन स्मर्ट्स होलिज्म वर्ड को क्वाइन करते हैं, है ना, कौन से बुक में, होलिज्म एंड इवोल्यूशन। उसके बाद हम ये समझते हैं कि होलिज्म होता क्या है, व्हाट इज ए होलिज्म, है ना। उसके बाद हम क्या समझेंगे, व्हाट इज ए होलिज्म। तो होलिज्म क्या होता है, देखो समझो, देखो ये क्या है, ये पूरा होल है। इस होल में क्या क्या आएंगे, एनिमल्स, प्लांट, इंसेक्ट, हर एक चीज आ रहे हैं, और यहाँ इंसान भी है। तो इंसान यहाँ पे एक पार्ट है, ठीक है ना। तो होलिज्म क्या बोलती है, होलिज्म बोलती है ये जो सेंटेंस है ना ये बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना है, ये वाला पार्ट को रट लेना है। द होल इज ए मोर इम्पोर्टेंट, होलिज्म बोलती है ये होल इम्पोर्टेंट है, ना कि ह्यूमन एक पार्ट, ठीक है। होलिज्म इज ए मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल पार्ट। ये बोल रहे होल, होल यानी पूरा, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होलिज्म बोल रही है होल इज ए मोर इम्पोर्टेंट। होलिज्म क्या बोल रही है, होल, पूरा। होलिज्म अलग है, होल अलग है ना। होलिज्म बोलेगी होल, पूरा, पूरा जो है ना, होल इज ए मोर इम्पोर्टेंट। किससे इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल से, इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका पूरा होल है, ठीक है। होलिज्म को दिया था किसने, क्वाइन किसने किया था, होलिज्म को क्वाइन किसने किया था, अभी हम लोग पढ़े हैं उधर, तो जैन स्मर्ट,
ये क्या बोलती है, होलिज्म बोलती क्या है, होल इज मोर इम्पोर्टेंट, होल इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब ये सर्किल पूरा इम्पोर्टेंट है, ना कि उसके पार्ट। इंडिविजुअल तो पार्ट है ना, रादर देन इट इंडिविजुअल पार्ट। इंडिविजुअल पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इंडिविजुअल से ज्यादा, इंडिविजुअल इंसान क्या है कि इंडिविजुअल पार्ट है, तो इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, होल, ठीक है ना। इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इंडिविजुअल से ज्यादा, रादर देन, है ना। इंडिविजुअल से ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, पूरा होल, होल इज ए मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। होल बहुत, ये सर्किल इंपॉर्टेंट है, ना कि इसका पार्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि इंसान, ना कि कोई इंडिविजुअल पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होलिज्म का क्या है, होलिज्म क्या बोलते हैं, होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल पार्ट। उसके बाद हम देखते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे जो इकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं सस्टेनेबिलिटी को, ठीक है। ये क्या करते हैं, सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे जो सस्टेनेबिलिटी वर्ड है ये कहाँ पे आया था, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पे आया था, है ना, कहाँ पे आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये एक रिपोर्ट था, ब्रूडलैंड रिपोर्ट, जो कि 1987 है, यहाँ पर ही सस्टेनेबिलिटी आया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सस्टेनेबिलिटी कहाँ आया था, तो ब्रूडलैंड रिपोर्ट 1987 में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, ठीक है। और एक और बात सुनो, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बनता है इकोलॉजी सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी कहाँ पे आया था, तो ब्रूडलैंड रिपोर्ट 1987 में सस्टेनेबिलिटी आया था। उसके बाद हम सस्टेनेबिलिटी का फीचर्स को समझेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फीचर्स क्या है। देखो सबसे पहला जो इसका जो फीचर्स है ना, ये इसको रट लेना है, रटना तो यानी रटना। ये क्या बोलती है, मीटिंग प्रेजेंट नीड। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है जो तुम्हारा प्रेजेंट नीड है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, प्रेजेंट नीड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, ठीक है ना, लेकिन फ्यूचर की नीड के लिए भी समझो, तुम चीज को सस्टेन रखो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलती है जो भी चीज है, जो भी हम लोगों का यूज करने का नीड है, उसको तुम सस्टेन रखो, ठीक है ना, सस्टेन, इस तरह से सस्टेन रखना है। तुम्हारा जो प्रेजेंट नीड है उसको भी पूरा करना है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, लेकिन फ्यूचर की नीड को भी समझकर उसको सस्टेन रखना है। मान लो तुमको कुछ चीज को तुम यूज कर रही हो, पेट्रोल, ठीक है ना, तो पेट्रोल का तुम्हारा जितना यूज है तुम करो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, लेकिन फ्यूचर की नीड के लिए भी समझो कि इसको रखना है, पेट्रोल को बचा के रखना है फ्यूचर की नीड के लिए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है किसी चीज को सस्टेन रखना। तो कैसे सस्टेन रखना है उसको, मेरा जो प्रेजेंट नीड है उसको मैं यूज करूंगी प्रेजेंट नीड के अकॉर्डिंग, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करूंगी, लेकिन उसको जब मैं यूज करूंगी ना, तो इस तरह से यूज करूंगी कि मैं फ्यूचर की नीड्स को भी समझूंगी, उसको समझकर यूज करूंगी। तो मीटिंग प्रेजेंट नीड मतलब अभी जो मेरा प्रेजेंट नीड है उसके अकॉर्डिंग मैं यूज करूंगी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, लेकिन फ्यूचर की नीड्स को भी समझूंगी कि इसका यूज फ्यूचर में भी जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलती है, जनरेशनल इक्विटी, हमको अपनी जनरेशन के लिए बचा के रखना है। डेवलपमेंट करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डेवलपमेंट ना करो, लेकिन इन्वायरमेंट को विदाउट डिग्रेड किए हुए, इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करो, विदाउट डिग्रेडेशन आप डेवलपमेंट करो। तो यहाँ पे मैं क्या समझी, मैंने क्या समझाया तुम लोगों को, मैंने समझाया कि जो सस्टेनेबल है उसका मेन डेफिनेशन क्या है। मेन डेफिनेशन है कि जो हमारा प्रेजेंट नीड है ना, जो हमारा प्रेजेंट नीड्स है उसको मैं पूरा करूंगी, कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करूंगी, है ना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, लेकिन फ्यूचर की नीड्स को भी समझूंगी, इस तरह से मैं सस्टेन रखूंगी, है ना। तो इसी को बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद मैं देखूंगी एक थिंकर आते हैं जिसका नाम है केनेथ बॉल्डिंग जो है ना, इन्होंने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था कि जो अर्थ है ना उसको स्पेस शिप बना दिया जाए, है ना, अर्थ को क्या बना दिया जाए,
स्पेसशिप बना दिया जाए, ठीक है ना। स्पेसशिप को पॉपुलर किसने किया था? आर बकमिंस्टर फ्यूलर ने। आर बकमिंस्टर फ्यूलर ने अर्थशिप को क्या किया था? स्पेसशिप अर्थ को पॉपुलराइज किया था। यह है क्या? जो इकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो फेवर करते हैं स्पेसशिप अर्थ मॉडल को, क्योंकि स्पेसशिप अर्थ मॉडल क्या बोलती है? अर्थ के रिसोर्स को समझाती है कि उसका लिमिट में यूज करो, लिमिट में यूज कर दो। स्पेसशिप अर्थ मॉडल जो है ना, ये यूज करती है अगर किसी भी चीज को, तो ये बोलती है बिल्कुल लिमिट एंड फिनाइट रिसोर्स यूज करो, हर एक चीज के एक लिमिट वे में यूज करो। स्पेसशिप अर्थ मॉडल बोलती है कि अर्थ में जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज है उसका आप यूज कीजिए, बट लिमिट में यूज कीजिए। तो ये जो अप्रोच है ना, इसको इकोलॉजिस्ट सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि स्पेसशिप अर्थ मॉडल क्या है। स्पेसशिप अर्थ मॉडल क्या है? ये जो स्पेसशिप अर्थ मॉडल है ना, ये इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। इसका व्यू है कि अर्थ जो है ना, ये क्लोज सिस्टम है। इस पे यहाँ का हर एक सोर्स जो है ना, वो लिमिटेड है ना। स्पेसशिप अर्थ मॉडल क्या बोलती है? अर्थ जो है वो क्लोज सिस्टम है, और अर्थ पे जो रिसोर्सेस है ना, वो लिमिटेड है। आप जब अर्थ का कोई भी चीज को यूज करें, तो आप इसको माइंड में ये रख कर यूज करें कि ये जो मैं रिसोर्स यूज कर रहा हूँ ना, वो लिमिट है, वो कभी भी खत्म हो सकती है, ठीक है ना। लिमिट वे में यूज करें, ठीक है ना। इन द स्पेसशिप मॉडल, द emphasis on the finite nature of resources and the need for sustainable practice। स्पेसशिप अर्थ मॉडल बोल रही कि जब आप किसी भी रिसोर्स को यूज करें, तो आपको अपने माइंड में ये बात रखना है कि अर्थ में जो भी चीज है ना, वो लिमिट में है, लिमिट में, वो खत्म हो सकती है ना, लिमिट में है, ठीक है। इसको फिनाइट है, ये फिनाइट है, फिनाइट नेचर है, खत्म हो सकता है, ठीक है ना। तो हम इसको सस्टेनेबल करके रखें, सस्टेनेबल प्रैक्टिस यूज करें। यहाँ पे हमें जरूरत है कि जो अर्थ का रिसोर्स है उसको सस्टेन करके रखें। Advocate of this perspective argue responsible resource manage conservation and the importance of the considering long-term consequence human activities on the planet। अर्थ स्पेसशिप अर्थ मॉडल बोलती है कि अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेस है वो लिमिट है, फिनाइट है ना। तो जब हम उसका यूज करें, तो बिल्कुल ही सस्टेनेबल प्रैक्टिस के तौर पे यूज करें। जितना आपको जरूरत है उतना ही यूज कीजिए। जिस चीज का आपको जितना नीड है ना, आप उस चीज को उतना ही यूज कीजिए, आप उसको बर्बाद ना करें। आप उसको मैनेज कर कर कंजर्व कर कर रखिए, उससे आपका लॉन्ग टर्म तक चलेगा, है ना, इन्वायरमेंट, और उससे इन्वायरमेंट बर्बाद नहीं होगी, ठीक है। आप अपने माइंड में ये रखिए यार कि अर्थ जो है ना, ये क्लोज सिस्टम है, और यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है ना, वो लिमिटेड रिसोर्सेज है। और ये कौन बोलता है? ये स्पेस अर्थशिप मॉडल बोलते हैं। स्पेस अर्थशिप मॉडल बोलते हैं अर्थ पे जितनी भी चीजें वो लिमिटेड रिसोर्स है और क्लोज सिस्टम है। तो जब आप इस किसी भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं ना, तो आप ये सोचकर यूज कीजिए कि आपको जितना जरूरत है आप उतना ही यूज कीजिए, ठीक ना। मान लो आपको किसी चीज को जरूरत है 50%, तो आप 50% ही यूज कीजिए, आप उसको बर्बाद ना करें, ठीक है। थिंकर है। नेक्स्ट जो टॉपिक उसका नाम है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। ये एग्जाम की पीवाई की क्वेश्चन है, द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन जो है ना, इसे क्वाइन किसने किया था, इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो ग्रेट हार्डिन ने 1968 में, ठीक है ना। द ग्रेट द सॉरी द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो ग्रेट हार्डिन ने। ग्रेट हार्डिन जो है ना, इन्होंने यूज किया था, इंट्रोड्यूस किया था द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। अब ट्रेजेडी ऑफ कॉमन का मतलब क्या होता है, मैं बता रही हूँ। अगर इन्वायरमेंट बर्बाद होगा, अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, तो उससे जो इफेक्ट होगा वो सभी लोगों को होगा, उसका जो इफेक्ट होगा कॉमन होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट जो बर्बाद हो रहा है ना, या डिग्रेड हो रहा है,
है ना, इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो क्या उससे एक दो लोगों को इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, कॉमन सभी लोगों को, वर्ल्ड के सभी लोगों को इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्रेट हार्डिंग जो है ना एक वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, और इसमें ये बोलते हैं कि अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा ना तो उसका जो इफेक्ट होगा ना वो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन होगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो सभी लोगों पे होगा। और ये वर्ड कब इंट्रोड्यूस करते हैं, 1968 में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ट्रेजेडी ऑफ कॉमन को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ग्रेट हार्डिंग। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम ये समझते हैं कि कॉबॉय मेंटेलिटी क्या है। देखो हम यहाँ पे पहले समझेंगे एक चीज, इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, तो स्पेसशिप मॉडल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, रिजेक्ट किसको करते हैं, कॉबॉय को, कॉबॉय अप्रोच को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, इकोलॉजी सपोर्ट करते हैं स्पेसशिप मॉडल को, रिजेक्ट करते हैं कॉबॉय अप्रोच को। क्यों, क्योंकि कॉबॉय मेंटेलिटी जो है ना इसकी वजह से ट्रेजेडी ऑफ कॉमन होता है। कॉबॉय सोचते तो है नहीं कि मैं ये जो कर रहा हूँ इससे इसका कितना नुकसान होगा। देखो सबसे पहले समझो कि ये कोई फील्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई लड़का है, ये लड़का काव है, ये बॉय है, और इसने क्या किया, कोई काव को लेकर आया। ठीक है, ये काव है, इसने इस मैदान में इसको छोड़ दिया, फील्ड में छोड़ दिया घुरो अपना, और यहाँ पे चावल की खेती लगी हुई है। ये क्या करेगा, काव बॉय जो है ना ये देखेगा नहीं मेरा काव कहाँ जा रहा, काव यहाँ से क्रॉस किया, पूरा चावल खा लिया। ठीक है, तो इसका जो नुकसान होगा ना ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन है। तो जो ट्रम्प काउबॉय मेंटेलिटी है ना, समटाइम यूज मेटाफोरिकल डिस्क्राइब एक्सप्लोटेटिव अप्रोच टू नेचुरल रिसोर्सेज। बोला जो काउबॉय मेंटेलिटी, जो काउबॉय है ना वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है। उसने काव को नहीं रोका कि तुम यहाँ पे सिर्फ घास खाओ, ग्रास खाओ, है ना, नहीं रोका। उसने काव को लिमिटेशन लगा देता ना, लिमिट लगा देता तो हो जाता स्पेसशिप मॉडल, लेकिन इसने लिमिट नहीं लगाई, इसने अपने काव को लाके छोड़ दिया। काव ने क्या किया, फील्ड को क्रॉस करके आके चावल का खेती खा लिया। ठीक है ना, तो उसने क्या किया, बराबर उसने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया। तो ये जो एक्सप्लॉइटेटिव है ना, ये एक्सप्लॉइट कौन किया, काउबॉय। काउबॉय ने अपने काव को छोड़ दिया, उसने जाके चावल का खेती खा लिया। ठीक है ना, इसको लिमिट लगाना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि मेरा काव कहीं जाए ना, है ना। तो ये जो है ना, तो इससे जो नुकसान होगा ना, काउबॉय के जो ये एक्टिविटी, इससे जो नुकसान होगा, इससे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन होगा। Tragedy of common refer to situation where individual acting their सेल्फ इंटरेस्ट। बोला ट्रेजिडी ऑफ कॉमन का मतलब है ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एक इंडिविजुअल एक्टिविटी करता है, ठीक है ना, एक इंडिविजुअल एक्टिंग करता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है ना, और इससे पूरा नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद हो जाता है, पूरा इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, कॉमन प्रॉपर्टी पूरा बर्बाद हो जाता है। इसी को ट्रेजिडी ऑफ कॉमन बोलते हैं। मान लो कि कोई एक पर्सन है, इसने एक इंडस्ट्रीज लगाया, ठीक है, इसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने इंडस्ट्रीज में लिमिटेशन लगा दूं, ठीक है, कि कोई भी पॉल्यूशन चीज ना हो। इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकला क्योंकि इसने लिमिटेशन ही नहीं लगाया कि ज्यादा पॉल्यूट नहीं होना चाहिए इंडस्ट्रीज में। जब पॉल्यूशन निकला तो ये पॉल्यूशन पूरा इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहा है। ठीक है ना, तो जब इससे जो पॉल्यूशन निकल रहा है ना इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहा है, तो इसका जो ट्रेजिडी होगा ना वो ट्रेजिडी ऑफ कॉमन होगा। ठीक है ना, इसलिए इकोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं, काउबॉय मेंटेलिटी को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इकोलॉजिस्ट किसको सपोर्ट करते हैं तो स्पेसशिप मॉडल को सपोर्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो बोल रही है कि लिमिट में यूज करो रिसोर्स को, जबकि काउबॉय क्या कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है रिसोर्सेज को, है ना, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है विदाउट रिगार्ड। ये भी ख्याल नहीं करती है कि जो मैं बर्बाद कर रहा हूँ उसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो ट्रेजिडी ऑफ कॉमन होगा। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या करते हैं, काउबॉय को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि काउबॉय क्या है, एक्सप्लॉइट करती है नेचर को। ये भी नहीं सोचती है कि जो नेचर एक्सप्लॉइट हो रहा है ना उसे ट्रेजिडी ऑफ कॉमन होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक और इकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था एफ स्यूमाकर। ठीक है ना, एफ स्यूमाकर जो है वो उनका बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्ड। ठीक है, स्यू मैकर जो है इनके ये जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। स्यूमाकर क्या करते हैं? एफ स्यूमाकर जो है ना एक बुक लिखते हैं। बुक का नाम क्या है? स्यूमाकर क्या करते हैं? एक बुक लिखते हैं। बुक का नाम स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, पूरा बुक का नाम है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्ड, 1973 की बुक है। इस बुक में ये इंट्रोड्यूस करते हैं बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलॉसफी। ये बोल रहे हैं ना कि अगर आपको इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है ना, आपको पैसा कमाना है ना, आपको पैसा कमाना है ना, आपको, तो आप बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलॉसफी को फॉलो कीजिए। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है ना, ये बिल्कुल ही राइट लाइवलीहुड है। ये इंसान को जीने का सही तरीका सिखाएगी। ठीक है ना, ये स्पिरिचुअल लिबरेशन देगी आपको। ये मटेरियल गेन नहीं। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है ना, ये मटेरियल गेन के पीछे नहीं है, पैसे के पीछे नहीं भागती है। ये इंसान को सही तरीका सिखाती है जीने का, और स्पिरिचुअली उसको क्या करती है? लिबरेट कराती है। ठीक है, तो जो स्विच मार्कर है ना, इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो याद कर लो स्विच मार्चर का जो बुक है उसका नाम है स्मॉल इज ए ब्यूटीफुल, ए स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्ड, 1973 में ये बुक लिखते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं? बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं कि लाइफ जीने के लिए बुद्धिस्ट इकोनॉमिक फिलॉसफी बिल्कुल सही है। ये आपको क्या करेगी? स्पिरिचुअल लिबरेट देगी। ये आपको मटेरियल पैसा के पीछे भागना नहीं सिखाएगी, ये आपको स्पिरिचुअल लिबरेट करेगी। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसका है, तो स्यूज मैकर का है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स। इन्वायरमेंटल एथिक्स को सपोर्ट करते हैं इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं, इकोलॉजिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई भी काम करती है ना, ये नॉन ह्यूमन सेंटर अप्रोच है। इसके अंदर मॉरलिटी और एथिक्स है। ये बोलती है कि जितना इम्पोर्टेंट ह्यूमन बींग है, उतना इम्पोर्टेंट एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स भी है। ये बोलती हैं कि ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स इक्वल है। इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या बोल रही है कि ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स और जो अदर ऑर्गेनिजम्स है, दोनों ही इक्वल है। जितना इंसान इंपॉर्टेंट है, उतना एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कोई भी काम करती है तो इंसान को सेंटर रख के नहीं, बल्कि इसके नज़र में इंसान और एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म तीनों ही सेम है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक ये दे रही हूँ, देखो। ये बोलते हैं कि मेरे नज़र में ऑर्गेनिजम्स, जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन होते हैं, मेरे लिए सब सेम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट थिंकर का नाम है टॉम रैगन। इन्होंने एक बुक लिखा था, ये बुक नेट की प्रीवियस क्वेश्चन है, द केस फॉर एनिमल राइट्स। 1983 में इन्होंने ये बुक लिखा था। इस बुक में रैगन क्या बोलते हैं? ऑल ऑल क्रिएचर्स दैट आर द सब्जेक्ट ऑफ ए लाइफ क्वालिटी फॉर राइट्स। इनका कहने का मतलब है जितने भी क्रिएचर्स हैं, सबको क्वालिटी लाइफ मिलनी चाहिए, क्वालिटी वाली लाइफ मिलनी चाहिए। ठीक है, ये एक बुक लिखते हैं द केस फॉर एनिमल राइट्स। इस बुक में ये क्या बोलते हैं? ऑल क्रिएचर्स, ऑल जितने भी क्रिएचर्स हैं, ठीक है ना, ऑल क्रिएचर्स, जितने भी क्रिएचर्स हैं, इनको क्या मिलनी चाहिए? क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ राइट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ राइट वाली राइट मिलनी चाहिए। ठीक है, टॉम रैगन के बुक का नाम है द केस फॉर एनिमल्स राइट, 1983 में। रैगन क्या बोलते हैं? रैगन बोलते हैं कि जितने भी क्रिएचर्स हैं, सबको क्वालिटी ऑफ राइट मिलनी चाहिए। द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ द क्वालिटी फॉर राइट्स, यानी जितने भी क्रिएचर है सबको क्या मिलनी चाहिए? क्वालिटी वाली लाइफ मिलनी चाहिए, क्वालिटी वाली लाइफ मिलनी चाहिए।
ठीक है, तो ये जो कोटेशन है ना, ये याद कर लेना है। द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ, सब्जेक्ट ऑफ लाइफ जो है ना, क्वालिटी फॉर राइट्स, सभी एनिमल्स बराबर हैं, इसलिए सभी एनिमल्स को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, सबको जीने का इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, सबको क्वालिटी वाली लाइफ मिलनी चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? टॉम रैगन बोल रहे हैं। एक पेज और ला देती हूँ, उसके बाद टैप में दूसरे दिन पढ़ूंगी, है ना। अब ये वाला मैं पढ़ ले, गया हाइपोथेसिस कर देती हूँ। उसके बाद गया इज द नेम ऑफ द ग्रीक गॉडेस ऑफ द अर्थ। गया जो है ना, ये एक ग्रीक गॉडेस है, अर्थ, है ना, अर्थ का देवी है, देवी ग्रीक में माना जाता है, ये अर्थ की देवी, ठीक है ना। गया एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट है, जिसको जिसको लाया किसने था? जेम्स लेब्लॉक ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बड़ा आया है। गया हाइपोथेसिस के मेन थिंकर का नाम पूछे, या गया हाइपोथेसिस से कौन जुड़ा हुआ है ना, गया हाइपोथेसिस से कौन जुड़ा हुआ है, अगर ये क्वेश्चन बोले, पता नहीं क्या हो गया, रुको तो। गया हाइपोथेसिस से कौन जुड़ा हुआ है, तो पहला नाम आता है तुम्हारा जेम्स लवलोक, जेम्स लवलोक, ठीक है। दूसरा जो है वो एक मैक्रोबायोलॉजिस्ट है, जिसका नाम है लैन मार्गुल्स, है ना, लैन मार्गुल्स, मार्गुल्स। ये दोनों 1970s में, है ना, इन्होंने प्रपोज किया था गया हाइपोथेसिस को। ये क्या बोलते हैं, मैं बता रही हूँ, रुको। गया हाइपोथेसिस असर्ट दैट अर्थ, ये क्लेम करती है, क्या क्लेम करती है? द अर्थ इज द बेस्ट, अर्थ इज द बेस्ट अंडरस्टूड एज ए लिविंग एंटिटी। अगर अर्थ को आपको समझना है ना, तो अर्थ एक बहुत ही अच्छा लिविंग एंटिटी है। सुन लो, मैं अब इसका मतलब समझा रही हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया कि अर्थ को लिविंग एंटिटी किसको, कौन सा, कौन सा इनमें से आइडियोलॉजी है जो अर्थ को लिविंग एंटिटी मानती है? तो गया हाइपोथेसिस, ठीक है ना। देखो, कहने का मतलब है कि जिस तरह इंसान है, तो इंसान में क्या क्या होता है, देखो, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज इंसान में। इंसान का अगर तुम एक भी चीज हटा दो, तो इंसान अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये हटा दो, नहीं कर पाएगा। उसी तरह अर्थ जो है ना, अर्थ को भी बिल्कुल इंसान के जैसा समझो, अर्थ भी लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा अर्थ को समझो। मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ में क्या है तुम्हारा? प्लांट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ प्लांट है, घास भूस है, हर चीज है। तो तुम उसी तरह अगर अर्थ से कुछ भी हटा दोगे ना, मान लो कि तुम प्लांट ही हटा दी, ठीक है ना, ये हटा दी, तो अर्थ भी बिल्कुल इसी इंसान के जैसा दिखेगा जिसका हाथ नहीं है, ठीक है ना। अर्थ इसे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो अर्थ बिल्कुल, अर्थ को अगर आपको समझना है तो इसको लिविंग एंटिटी के जैसा समझो। अर्थ एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स है और इसी से सब जुड़ी हुई है ना। अर्थ में एनिमल है, प्लांट है, एनिमल है, इंसेक्ट्स है, बहुत सारे। कोई भी एक चीज अगर खत्म हो जाएगा ना, अर्थ दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स है, ये सुप्रीम गॉड ऑफ अर्थ है ना। अर्थ को सुप्रीम गॉड ऑफ अर्थ बोला। ये गया हाइपोथेसिस समझ में आया? बताओ मुझे पहले। गया हाइपोथेसिस किसने दिया था? जेम्स लवलॉक। दूसरे थिंकर का नाम लैन मार्गुल्स, ठीक है। गया हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि अर्थ जो है वो बेस्ट, अर्थ क्या है? एक लिविंग एंटिटी है, सिंगल ऑर्गेनिजम्स है ना। ये सब याद कर लेना। अच्छा, जेम्स लवलॉक का बुक का नाम याद कर लो, गया, ए न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ। अब मेरे बात सुनो, तुमको इसको याद करने की इतना जरूरत नहीं, क्योंकि गया शुरू में ही लिखा हुआ है। अब अर्थ पे ऐसा कोई बुक आया तो समझना जेम्स लवलॉक का है। एज ऑफ गया पता चल जाएगा जेम्स लवलॉक का, तो ये दोनों याद ही मत करना, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ चलो, आज का क्लास मैं यहीं तक रख रही हूँ, ठीक है ना। मुझे थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग करना था। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी किस में आएगी, सॉरी, कितनी इसकी टैप है, इसकी टैप कितनी है, ठीक है ना। इसकी टैप कितनी है? तो 3 टैप है। कौन कौन सी? मॉडर्न मॉडर्निस्ट इकोलॉजी, ठीक है। दूसरी है सोशल इकोलॉजी, तीसरी है डीप इकोलॉजी, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक बात पहले बोल देती हूँ, क्या क्या कंप्लीट हुआ? लिबरलिज्म हुआ, ठीक है, इकोलॉजी हो रहे हैं, सोशलिज्म बाकी है, फेमिनिज्म बाकी है, कंजर्वेटिव्स बाकी है, और भी कुछ ऐसा जो मेरे माइंड में नहीं है। मार्क्सिज्म, हाँ, मल्टी कल्चर, देखो मैं कैसे भूल गई।
मल्टीकल्चरलिज्म बाकी है, चार बाकी है ना, चार बाकी है, हो गया इतना, है ना। सोशल फेमिनिज्म और कंजर्वेटिव, सोशल और कंजर्वेटिव तो एक दिन हो जाएगा क्योंकि छोटा छोटा है दोनों। मार्क्सिज्म और हाँ हाँ मल्टीकल्चरलिज्म भी छोटा है, ठीक है। सी मल्टीकल्चरलिज्म का नोट भेज देना, मुझे सोशलिज्म का फिर से बनाना पड़ेगा, मैं घर जाऊंगी तो देखती हूँ बन जाएगा तो फिर वही से करूंगी। फेमिनिज्म का भी भेज देना, ठीक है। तो ये तो हो गया, बस 5 है, ठीक है ना। 5 है। मार्क्सिज्म अभी नहीं पढ़ाऊंगी, मार्क्सिज्म जब कार्ल मार्क्स पढ़ा दूंगी ना तो फिर कार्ल मार्क्स में ज्यादा हो जाएगा, इतना पढ़ा दूंगी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो स्टार्ट करने करेंगे, लेकिन ये बात याद रखना कि अभी हम लोगों का कॉम्परेटिव कंप्लीट हुआ उधर, तो कॉम्परेटिव जब कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ मैं, इजी टॉपिक, क्योंकि वहाँ पे 1 घंटा क्लास रहता है, तो वहाँ पे मैं छोटा वाला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, गवर्नेंस वाला, जैसे RTI, ठीक ना, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी ना तो यूनिट 8 या वहाँ या यहाँ, ठीक है ना, यहाँ मैं यूनिट 8 स्टार्ट करूंगी, यूनिट 8 है ना, यूनिट 8 हो जाएगा तुम्हारा और उधर हो जाएगा तुम्हारा गवर्नेंस वाला, पब्लिक पॉलिसी वाला, ठीक है। 2 टॉपिक चलेगा, और इधर में इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग पेपर 1 में मैं कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है ना। इस बार मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगी तो इनफॉर्मल पॉलिसी कंप्लीट कराऊंगी, इनफॉर्मल, जिसमें कंटेंट में गलती होता है ना, जैसे ये बात प्रूव नहीं कर पाया तो ये कौन सा पॉलिसी होगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगी, ठीक है। तो मैं बता दे रही हूँ, तो इधर से 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग बोलना अगर DI भी करना होगा तो मैं DI भी करा दूंगी, ठीक है, ICT वगैरह जल्दी जल्दी करा दूंगी बस। आजा, मॉडर्निस्ट इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी एंड डीप इकोलॉजी हो गया, पहले मैथ वगैरह सब करा दूंगी तब हो जाएगा, टेंशन मत लेना तुम लोग, है। क्वेश्चन हम लोग हमेशा सॉल्व करते रहेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे जो पढ़े हम लोग मॉडर्निस्ट इक्वलिजीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मॉडर्निस्ट इक्वलिजीज को बहुत सारे नामों से बोला जाता है, जैसे तुम इसको सैलो इक्वलिजीज भी बोल सकती हो, इसको तुम रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी भी बोल सकती हो, किसको भाई, तो मॉडर्निस्ट इकोलॉजीज को, है ना। मॉडर्निस्ट इकोलॉजीज को तुम किसी भी नाम से बुला सकती हो, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, इज एन अटेम्प्ट टू बैलेंस एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एंड नेचर। अच्छा, मॉडर्निस्ट जो है ना, ये इकोलॉजी क्या करती है, ये ना एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट नहीं करती है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और नेचर को बोलती है तुम लोग बैलेंस बना के रखो, ठीक है, ये रिजेक्ट नहीं करती। जबकि इकोलॉजी क्या बोल रही है कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट करना चाहिए, जबकि मॉडर्निस्ट जो इकोलॉजीज है ना वो रिजेक्ट नहीं करती है, ये ऊपर ऊपर से बात करती है। जैसे ये बोल रही है कि अगर इन्वायरमेंट तुम्हारा डिग्रेड हो रहा है तो तुम उसके लिए कन्वेंशन बना लो, ठीक है, तुम उसके लिए ट्रीटी बना लो, तुम उसके लिए एग्रीमेंट बना लो। तो अगर तुमसे अगर पूछे कि कोई पेरिस एग्रीमेंट कौन किस में आएगा, कौन सा इकोलॉजीज में आएगा, तो बिल्कुल पेरिस एग्रीमेंट जो है ना वो मॉडर्निस्ट इकोलॉजी का एग्जाम्पल है। ये क्या बोल रही है कि ठीक है, इन्वायरमेंट अगर डिग्रेड हो रहा है, ठीक है ना, ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को ये नहीं कर बोल रही कि तुम अपना काम करो। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब मैं कल क्या पढ़ाई थी, जो इंसान एक्टिविटी करता है जिसे इंसान की वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो मान लो कि कोई ह्यूमन है और इसने कोई फैक्ट्री को स्टार्ट किया है और इस फैक्ट्री से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रही है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है। क्यों, क्योंकि इंसान की एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलो इक्वलिजीज आएंगे ना तो वो पता है क्या बोलेंगे, बोलेंगे सुनो भाई, तुम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो ना, तुम ट्रीटी बना लो, तुम एग्रीमेंट बना लो, कोई इन्वायरमेंटल ट्रीटी बना लो, इस तरह से बोल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, नेचर और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म के बीच में बैलेंस बना के रखते हैं। तो ये रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को, ठीक है, याद रखना। सैलो इकोलॉजिस्ट ऊपर ऊपर का बात कर रहे हैं, देखो ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पॉसिबल है, हम ट्रेटी बना ले रहे हैं, हम एग्रीमेंट कर ले रहे हैं, तो कहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, माहौल तो डिग्रेड हो रहा है। तो इसलिए बोला जाता है ये जो सैलो इकोलॉजीज है या मॉडर्निस्ट इकोलॉजी है ना, ये ऊपर ऊपर वाला बात बोलती है, ये रिफॉर्म करने का बात बोलती है लेकिन ऊपर ऊपर, है ना, ऊपर ऊपर बोलती है, इससे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ये सिर्फ ऊपर ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 एकदम बिल्कुल सही बोली। सुनो ना, स्लाइड किया गया, हाँ है, हमको लगा चला गया। अच्छा, इसके कुछ प्रिंसिपल है वो याद करेंगे, ठीक है।
ये बोलती है कि मुझे लोगों के हेल्थ के बारे में फिक्र है, मुझे उनके प्रोस्पेरिटी के बारे में फिक्र है, ये बोलती है। तो इसीलिए तो बोलती है कि जाओ, इसको है फिक्र, लोगों के हेल्थ के बारे में फिक्र है, प्रोस्पेरिटी के बारे में, ये हेल्थ भी चाहती है और लोगों की प्रोस्पेरिटी भी चाहती है। ये सस्टेनेबल ग्रोथ को मेंटेन करना चाहती है, ये ग्रोथ को लिमिट करना चाहती है। ये इंटर जनरेशनल इक्विटी है, मतलब ये ऊपर ऊपर का बात करेगी। मैं चाहता हूँ, जैसे तुम्हें देखी होगी, अगर कोई लड़की है, अगर कोई उससे कुछ गलती हो तो बोले मैं नहीं चाहती थी करना, हो गया गलती, है ना, ठीक है अब तुमसे हो गया तो अब दोबारा गलती मत करो, लेकिन फिर वो गलती करेगी। हाँ, ये किसका मैसेज आ गया? हाँ ठीक है, ठीक है, ये समझना जो ऊपर ऊपर से बात बोले, ठीक है। तो ये सैलो समझ में आ गया, यहाँ पे इसका ये याद करना है, सैलो का ये याद करना है, ठीक है। ये वहां भी याद करना है, ये भी याद करना है। यही बड़ा है, बाकी सब छोटा है, समझी सुषमा, बाकी सब छोटा है। रिफॉर्मिस्ट इक्वलेजी सीक टू रिकॉन्सिल इक्वलेजी विद द कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी। ये जो सैलो इक्वलेजी है ना, या मॉडर्न, जो भी बोलो इसको, जिस नाम से पुकारो तुम्हारा मर्जी, ये बोलती पता है क्या, कि जो इकोलॉजी है ना और जो कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी है, इसके साथ हम लोग रिकॉन्सिल कर लेते हैं। ये अब पॉसिबल है, बताओ, नहीं पॉसिबल। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये कैपिटलिस्ट अपना ये तो अपना पैसा के पीछे, मटेरियलिज्म, मैटर के पीछे, मैटरनिटी माइंड रखेगा, पैसा के पीछे भागेगा, है ना। तो ये क्या बोला, हम लोग रिकॉन्सिल हो जा रहे हैं, हम लोग दोनों दोस्त बन जा रहे हैं, है ना। इकोलॉजी को और कैपिटलिस्ट को दोस्त बना देंगे, ये बोल रहा है साइलो इकोलॉजिस्ट, कि हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ, ये बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि रिकॉन्सिल हो जाए, मतलब इन्वायरमेंट के बीच में और जो कैपिटलिस्ट है ना, जो जो इंडस्ट्रीज वाले पर्सन है, उनके बीच में दोस्त हो जाएंगे, दोस्ती हो जाएंगे, रिकॉन्सिल कर देंगे, ये बात बोल रहा है। इससे क्या होगा, तुम्हारा ग्रोथ जो है ना वो लिमिट लग जाएगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्या करेंगे, जब इकोलॉजी के फ्रेंड बन जाएंगे, है ना, इकोलॉजी से दोस्ती कर लेंगे, तो वो भी अपने ग्रोथ पे थोड़ा लिमिटेशन लगा देंगे, कि अगर मान लो कि मैं 100% ग्रोथ कर रहा हूँ, तो मैं इतना ना करके मैं 90 मैं क्या करूँगा, 60% करूंगा, क्योंकि इन्वायरमेंट दोस्त है मेरा, है ना। तो वो भी क्या करेगा, कैपिटलिस्ट अपने ग्रोथ पे लिमिटेशन लगा देगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होगा, है ना। इट कंसिडर डैमेज टू इन्वायरमेंट एज एक्सटर्नलिटी सोशल कॉस्ट। बोला कि ये कंसिडर, इसको पता है कि जब इन्वायरमेंट डैमेज होता है तो कितना इसका कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, कितना लोगों को इसका हर्जाना भरना पड़ता है, सोशल कॉस्ट देना पड़ता है, कितना एक्सटर्नलिटी बर्बाद होता है, इसको ये पता है। इसलिए तो ये बोल रहा है कि चलो इन्वायरमेंट के बीच में और कैपिटलिस्ट के बीच में दोस्ती करवा देते हैं और ग्रोथ पे लिमिटेशन करा देंगे, क्योंकि इसको पता है इन्वायरमेंट का डैमेज को ये कंसिडर करता है, कि हाँ इन्वायरमेंट डैमेज होता आता है ना। इसलिए वो बोला ही रिकॉन्सिल करने के लिए। ये क्या करता है, इंटर जनरेशनल इक्विटी विच आर्ग्यू दैट वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रिजर्व नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये क्या बोलता है कि हाँ, क्या करो, ऑब्लिगेशंस कर दो प्रिजर्व करने के लिए नेचर को। कैसे भाई, ट्रीटी पे आ दो, जैसे पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट क्यों आई है, अब पेरिस एग्रीमेंट बोलो, कोई तुम्हारा लीगली बाइंडिंग तो है नहीं, तो ये तो ठीक, तो ऊपर ऊपर बोल रहा ना। मान लो पेरिस एग्रीमेंट वाला बात अगर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग, तो पेरिस एग्रीमेंट तो लीगल एग्रीमेंट नहीं है। जिस पर्सन को जितना, पेरिस एग्रीमेंट पता है ना, वॉलेंट्री है, जिसको जितना मन है उतना अपना इन्वायरमेंट डिग्रेड कम करने के लिए आप जो भी करना है कीजिए। अगर किसी कंट्री को बोलना कि मैं नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं है, कोई बोलेगा मैं 1% कम करूंगा, तो आप तो ऊपर ऊपर से बात बोल रहे हैं, आप तो एक हरा चश्मा लगा रहे हैं। हम लोग एक चश्मा लगा लेते हैं, ठीक है, कि हरा वाला, तो हम लोग को घास हरा दिखेगी, है ना। उसी तरह आप बोल रहे हैं, मतलब इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो ये बोल के किया था कि आप बोल रहे हैं कि ऑब्लिगेशन लगा दो प्रिजर्व करने के लिए नेचर के, जाके फ्यूचर जनरेशन के लिए, है ना, फ्यूचर जनरेशन के लिए आप रोक लगा दीजिए। ऑब्लिगेशन का मतलब आप ट्रिटी कीजिए। तो चलो मैं पेरिस एग्रीमेंट को ले लेती हूँ एग्जाम्पल। तो पेरिस एग्रीमेंट तो वॉलेंट्री है, यहाँ पे तो लोग कोई ये करके तो नहीं, लीगली बाइंडिंग नहीं ना है कि आपको 10% इन्वायरमेंट कम करना ही पड़ेगा, अपना 10% इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन से बचाना ही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे पेरिस एग्रीमेंट आया, ठीक है ना, तो यूएस है, ठीक है ना। यूएस को बोला गया कि आप सिर्फ 10% ही पॉल्यूशन कर सकते हैं अपने कंट्री में, ठीक ना, 10% ही पॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये बोलेगा ठीक है, लेकिन इसके साथ इसमें लीगल बैंडिंग लगाते तब तो होता मजबूत वाला, है ना, लेकिन लीगल बैंडिंग नहीं है, करना है तो करो, वॉलेंट्री है, तो इस वजह से ये ऊपर ऊपर बोला जा रहा है, इसलिए इसको सैलो थ्योरी बोला जाता है। इसलिए मॉडर्निस्ट को सैलो थ्योरी बोला था, कि ये जो भी बोल रहा है ऊपर ऊपर वाला ही बात बोल रहा,
जैसे ये बोला इकोलॉजी और कैपिटलिस्ट में फ्रेंडशिप करा दो, कैसे होगा? वो तो डिग्रेड करेंगे ना, माहौल तो बर्बाद हो ही रहा है। Those who follow shallow ecologies usually promote the most common policy approach। वही वाला बात बात कि ये क्या करा, shallow ecology सिर्फ ऊपर ऊपर चीज को प्रमोट करा, कॉमन पॉलिसी अप्रोच बोल रहा अपनाने के लिए। ये ग्रीन कैपिटलिज्म है भाई, ग्रीन कैपिटलिज्म, मतलब ये ग्रीन भी चाह रहा और पैसा भी चाह रहा। ये मैनेजरियलिज्म है, ये पैसा के पीछे भागता है। ये जो सॉल्यूशन दे रहा ना, ये टेक्निकल सॉल्यूशन दे रहा, टेक्निकल सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है। ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ये ऊपर ऊपर सॉल्यूशन दे रहा। ठीक है, समझ में आया? ये पेज में चेंज करूं? स्टोरी क्या है? स्टोरी है कि जो मॉडर्निस्ट या इकोलॉजी से है ना, ऊपर वो क्या बोले कि इकोलॉजी या कैपिटलिस्ट को दोस्त बना दो, उससे ग्रोथ में रुकावट आ जाएगी। इसको पता है इन्वायरमेंट का डैमेज क्या है, इसलिए ये बोल रहा। ये बोला ऑब्लिगेशन लगा दो, ऑब्लिगेशन क्या, कोई टेरिटरी करके साइन कर दो, इसलिए इसको सैलो थ्योरी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन सैलो सैलो दे रही है। अब आया तुम्हारा डीप इकोलॉजी, ठीक है ना। डीप इकोलॉजी के जो मेन थिंकर है उसका नाम है अर्नेस्ट हैकल, ठीक है ना, याद कर लो, सुषमा रट लो, आरसी तुम भी। डीप इक्वोलॉजी जो है ना, इसके थिंकर का नाम क्या है? आर्नेस, ठीक ना, आर्नेस डीप इक्वोलॉजी को कॉइन करते हैं 1973 में। प्रीवियस क्वेश्चन है ये वाला, ठीक ना। डीप इक्वोलॉजी का मतलब क्या है? डीप मतलब मैं अंदर जाऊंगा, देख लो ये पूरा इसके डीप इक्वोलॉजी के ऊपर पूरा ये पूरा डीप को ही अपना हाथ में लेके बैठा हुआ। डीप इक्वोलॉजी रिजेक्ट करता है ऑल फॉर्म ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, एम्बैरेसिंग इकोसेंट्रिज्म्स। बोल रहा है कि जितनी भी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, जिस ऐसी चीज जो इंसान के एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है ना, तो ये इन सारी चीज को रिजेक्ट कर देता है। अब तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डीप इक्वोलॉजी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट करती है कि तुम्हारा सैलो थ्योरी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट करती है? आंसर बताओ तुम लोग मुझे, रिप्लाई करो। सैलो रिजेक्ट करती है, डीप ने रिजेक्ट कर दिया एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट क्या? नहीं नहीं, मैं तो बोली कि डीप वो रिजेक्ट नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, सैलो नहीं करती है। वो तो बोल रही है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और ह्यूमन के बीच में फ्रेंडशिप करा दो। तुम देखो, मैं ये बात बोल रही हूँ, सैलो रिजेक्ट नहीं करी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को। वो तो बोल, देखो तुम मेरा स्टोरी नहीं समझी, मैं स्टोरी क्या बताई। वो क्या बोल रहे हैं, सैलो थ्योरी बोले, इसलिए इसको ऊपर ऊपर बोला जाता है। देखो सैलो क्या बोल रहा, सैलो जो है ना, वो बोल रहा ना कि जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है ना, जो एंथ्रो, देखो तो स्क्रीन चली गई क्या? हाँ हाँ चली गई, नहीं गई ना, ठीक है। देखो सैलो क्या बोला, सैलो बोल रहा ना, जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है ना, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और इकोलॉजी के बीच में आप रिकॉन्सिल करवा दीजिए, दोस्ती करवा दीजिए, ठीक है। ये रिजेक्ट नहीं कर रहा, याद रखो। सुषमा मैं बार बार बोल रही हूँ, सैलो रिजेक्ट नहीं कर रहे, सैलो बोल रहे इकोलॉजी और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिकॉन्सिल करवा दीजिए, दोस्त करवा दीजिए। हम तो अभी तुम्हें वो पिक्चर में बताए कि ये कम करने के लिए नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा हाँ अभी हम पिक्चर बताए भी कि ह्यूमन काइंड को ये नहीं बोला कि तुम फैक्ट्री को खत्म कर दो, ये नहीं बोल रहा है कि तुम दोस्ती कर लो, दोस्ती करके ट्रीटी बनाओ। देखो ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में रिकॉन्सिल कर दो, और उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, प्रिजर्व करने के लिए, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए, है ना, इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा, तब तुम ट्रीटी बना लो। तो ये ऊपर ऊपर की बात है, तो वही मैं एग्जांपल दी कि पेरिस का एग्जांपल ले लो, पेरिस ट्रीटी, ये तो बोला कि ट्रीटी बना रहा हो, रुक जाएगा इन्वायरमेंट, है ना, रुक जाएगा, ठीक है। तो पेरिस एग्रीमेंट जो ट्रीटी बना हुआ है तो वॉलंटरी है, जिसको मन में आएगा करेगा, जिसको मन में नहीं आएगा नहीं करेगा। तो ये तो ऊपर ऊपर वाला बात बोल रहा। ये कभी सैलो थ्योरी कभी भी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट नहीं करते हैं, ये बात याद रख लेना, कभी भी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं रिकॉन्सिल होने के लिए, सपोर्ट करते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को, इसलिए इसको सैलो थ्योरी बोला जा रहा है। कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर वाला बात बोल रहे, आप एंथ्रोपोसेंट्र ये बोले ना, दोनों में दोस्त हो जाएगा ना, अगर एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और इकोलॉजी में फ्रेंडशिप हो गया, ठीक है, जब दोनों फ्रेंड बन जाएंगे ना, तब एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है ना, चूंकि इन्वायरमेंट मेरा दोस्त है, इकोलॉजी मेरा दोस्त है, तो जहां पे वो 100% डिग्रेड करता वो 100% नहीं करेगा, लेकिन 60% करेगा। अभी मैं पिक्चर वहां बनाई थी कि ये 60% ही करेगा, क्यों? क्योंकि ये मेरा दोस्त है, लेकिन रिजेक्ट नहीं करेगा, याद रख लो।
सैलो थ्योरी एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट नहीं कर रहा, रिकाउंसिल बोल रहा जाके इकोलॉजी से रद्द कर लो। रिकाउंसिल का मतलब दोस्त बन जाओ, ठीक है। लेकिन हम एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को कुछ गलत नहीं बोलेंगे। जैसे दो लड़का है, दो लड़का के बीच में एक लड़का गलत है, तो मैं पापा क्या करते हैं, हमेशा जो गलत लड़का उसको नहीं डांट रहे, तो नहीं डांट रहे, बोलेंगे तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो ना दो, तो चलो तुम उससे दोस्त करो। मतलब दो भाई है, ठीक है, एक भाई बड़ी बदमाश है, देखो मैं ए और बी का एग्जांपल दे रही हूँ, ए और बी है, ठीक ना, एक भाई है, बी एक भाई है। ए जो है बहुत बदमाश है, बहुत लड़ंका है, ठीक है ना। अब ए और बी के बीच में लड़ाई हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब उसके पापा आएंगे ना सी, तो वो अपने ए को डांटेंगे नहीं, बल्कि क्या बोलेंगे कि तुम बी के साथ दोस्ती कर लो, चलो बात करो, म्यूचुअल करो। तो वही यहाँ पे ये बात बोला कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को बोला इकोलॉजी से दोस्ती कर लो, ठीक है। और रोकने के लिए कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम तो कैसे रोकेंगे। अब देखो ट्रीटी क्यों बोला करने के लिए, ये मॉडर्निटी देखो, जैसे कि मान लो कि कंट्री जो है ना वो प्लेस ले लीजिए कि मैं 10% ग्रीन हाउस गैस को यूज करूंगा ट्रीटी के अकॉर्डिंग, तो बोला आप लोग ट्रीटी के अकॉर्डिंग प्रिजर्व कीजिए, ये बात बोला। तो तुम पहले बताओ ट्रीटी होता है पूरा, ट्रीटी फॉलो होता है, इसलिए ये ऊपर ऊपर बात बोल रहा है, ठीक है। वो बोला कि हाँ रोकने के लिए आप ट्रीटी यूज कर लीजिए। वो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को कुछ नहीं बोल रहा कि तुम गलत हो, तुम अपना इंडस्ट्रीज बंद करो, तुम अपना फैक्ट्री बंद करो, बल्कि बोल रहा है कि तुम ना इसको रोकने के लिए कि इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो, उसके लिए तुम ट्रीटी कर लो, ठीक है। अब ट्रीटी हुआ तो ट्रीटी कौन में लीगली बाइंडिंग होता है, ट्रीटी कौन में फॉलो होता है, ये बात बोलते हैं तुम्हारा डीपिकोलॉजी लोग। जब सैलो इकोलॉजी को बोला था, उसको मॉडर्निस्ट को जब सैलो नाम दिया गया, तो यही बात बोल के उनको नाम दिया गया सैलो, इसलिए ये सैलो है क्योंकि ये ऊपर ऊपर का बात कर रहे हैं, ठीक है। वो सैलो अभी पढ़ाऊंगी डीप। अब आपने मुझसे तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को कौन सपोर्ट करता, कौन रिजेक्ट करता, मुझे आंसर बताओ। एंथ्रोपोसेंट्रिक को सपोर्ट करते हैं, शैलो है, है ना, वो रिजेक्ट करता है। हाँ सुषमा समझ में आया। देखो सैलो वालो जो है ना सुषमा, सैलो वालो और फिर ठीक बोली, सैलो वालो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट करते हैं, सॉरी ओहो माय गॉड, नहीं करते हैं रिजेक्ट, मैं खुद ही दम नहीं करते हैं रिजेक्ट, सपोर्ट करते हैं, हाँ हाँ हाँ, और जो है वो डीप रिजेक्ट करते हैं, हाँ ठीक है बिल्कुल सही हो गया, समझ में आ गया। सैलो रिजेक्ट वो कुछ नहीं बोलते एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को, वो तो क्या, वो बोलते हैं रिकॉन्सिल हो जाओ। रिकॉन्सिल का मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिज्म बदमाश है ना, बदमाश है, इकोलॉजी शरीफ है, तो वो बोलता है तो तुम जाके इकोलॉजी से दोस्ती कर लो। तो सैलो सैलो वाला ऊपर ऊपर वाला सॉल्यूशन बोल रहा है, ऊपर ऊपर वाला सॉल्यूशन कैसे, एग्रीमेंट बना लो, ठीक है। तो एग्रीमेंट कभी पेरिस एग्रीमेंट बना है, क्या बोल रही सुषमा, कुछ बोल रही क्या, बोले एग्रीमेंट जो होता है, नहीं वो मम्मी अच्छा ठीक है, एग्रीमेंट जो होता है, तो पेरिस एग्रीमेंट का अगर तुम एग्जांपल लोगी, तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या, वॉलेंट्री है, जिस कंट्री को करना है करेगा, अब सबका अपना मर्जी, मैं 5% करूंगा, मैं 10% करूंगा, तो बताओ इससे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम सोल्यूशन तो नहीं हो रहा। तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर बात बोल दिया, तुमने डीप के बारे में नहीं सोचा कि जड़ से हटाना है ना। लेकिन डीप इक्वालिटी अन्वेष नायक है, ये क्या बोलते हैं कि मैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को ही रिजेक्ट करता हूँ, एम्बैरसिंग इकोसेंट्रिज्म, क्योंकि ये इकोसेंट्रिज्म को क्या कर रहा है, एम्बैरेस कर रहा, ठीक है। अच्छा एक चीज तुम ये याद कर लो, एकदम कोटेशन है, अन्वेष हायकल जो है ना, ये एक कोटेशन देते हैं, इक्वल राइट टू लाइव एंड ब्लूम, ठीक है ना, इक्वल राइट टू लाइव एंड ब्लूम। अगर तुमसे पूछे ये किसका कोटेशन है, तो ये अर्न नाइस का है। ये क्या बोलते हैं, देखो ब्लूम का मतलब हो गया फ्लावर, ये बोल रहे ना कि चाहे जितना भी एनिमल हो प्लांट हो, है ना, ऑल स्पीसीज हैव एन इक्वल, ये बोल रहे हैं कि जितने भी स्पेसीज है ना, जितने भी स्पेसीज है ना, सब इक्वल है, तो हमको जीने का सबको इक्वल राइट देना चाहिए। तो ब्लोम को भी इक्वल राइट, ब्लोम का मतलब होता है फ्लावर, ठीक ना, तो ब्लोम को भी इक्वल राइट देना चाहिए, मतलब फ्लावर्स एनिमल प्लांट्स को भी इक्वल राइट देना चाहिए जीने के लिए। डीप इक्वालिटी बोलते हैं इक्वल राइट टू लाइव एंड ब्लूम। और हम कल पढ़े थे, तो कल पढ़े थे ऑल इक्वल क्रिएचर, सभी क्रिएचर्स को इक्वल राइट देना चाहिए। और आज जो पढ़ रहे हैं डीप इक्वालिटी में, वो है अननाइस का, वो बोलते हैं कि जितने भी ब्लूम है, ब्लूम का मतलब हो जाएगा एनिमल, सॉरी एनिमल नहीं आएगा, प्लांट फ्लावर, है ना, प्लांट हो गया फ्लावर हो गया, जितने भी, सबको जीने का इक्वल राइट्स देना चाहिए, ठीक है। सबको बेनिफिट जो है ना डाइवर्सिटी का इक्वल मिलना चाहिए, सब पर डाइवर्सिटी का रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। डीप इक्वालिटी क्या कर रहे हैं समझ जाओ, अभी मैं एक और बता रही हूँ, यहाँ ये वाले याद कर लेना, रटना है डीप इक्वालिटी के बारे में।
अर्नेस्ट नाइस, ठीक है। डीप इकोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, देख लो डीप इकोलॉजी को सपोर्ट है। डीप इकोलॉजी इकोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। एंटी ग्रोथ है, जबकि वो एंटी ग्रोथ नहीं था, वो लिमिट ग्रोथ था। अभी हम लोग पढ़े थे, जो सैलो था वो बोलता था मैं ग्रोथ को लिमिटेशन कर दूंगा, ये बोला मैं किसी भी तरह का ग्रोथ को चाहता ही नहीं हूँ, है ना। ये एंटी ग्रोथ है, ये इकोसेंट्रिक है, इकोसेंट्रिक। ये जो भी बात सोचेगा ना, इको को इकोलॉजी को बीच में रख कर सोचेगा, जबकि वो कुछ भी सोच रहा तो ह्यूमन को देखो, सैलो अगर कोई भी सोल्यूशन बता रहा ना, तो ह्यूमन को सेंटर बना के, इंसान को सेंटर बना के सोच रहा है ना। जबकि जो डीप इकोलॉजी है ना, डीप डीप कुछ भी सोच रहा ना, तो ये इकोलॉजी को बेस्ड बना के सोच रहा, ठीक है। तो इकोलॉजी, कॉन्साइज, बायोसेंट्रिक इक्वालिटी। अब सुनो ये क्या बोला, डीप इक्वालिटी बोला जो बायोसेंट्रिक इक्वालिटी देना चाहिए। बायोसेंट्रिक इक्वालिटी का मतलब मैं बता रही हूँ, और डाइवर्सिटी देनी चाहिए, मैं इसके मतलब बता रही हूँ। ये बोल रहे ना कि जितने भी वर्ल्ड में, दुनिया में जितने भी ऐसे एनिमल, कीड़ा मकोड़ा जिसमें बायो है, बायो मतलब जान, जितने भी एनिमल जिसमें बायो सेंटर है, जो बायो है, बायो जब लगता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो जब लग जाता है ना, तो उसका मतलब होता है जिंदा इंसान, बायो का मतलब, ठीक है ना। तो बोला जितना भी बायो सेंट्रिक है ना, उसको इक्वलिटी देना। क्यों ना एक एंट ही हो, उसको भी हम लोगों को इक्वल लाइफ देना है। ये नहीं उसको, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसका भी लाइफ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इंसान का, क्योंकि ये भी एक बायो है, ठीक ना। तो दुनिया में जितने भी बायो सेंट्रिक है ना, सबको इक्वालिटी देना है। जितना भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या, देखो दुनिया में खाली इंसान ही बायो तो नहीं है, बायो में एनिमल आ जाएंगे, बायो में प्लांट आ जाएंगे, बायो में ह्यूमन आएंगे, ठीक है, ये 3 चीज आएंगे। तो इक्वल सबको लाइफ जो देंगे ना, जीने का जो लाइफ है ना, राइट टू लाइफ जो है ना, सबको बिल्कुल इक्वल देंगे। मान लो कि एक एंट है और एक फ्लावर है, और एक ह्यूमन है, तो इनके नजर में, अन्य नाय के नजर में, ये तीनों की लाइफ बराबर है हमारे लिए, क्योंकि तीनों तो बायो है, तीनों ही बायो है। बायो का मतलब जिस चीज में जान होती है, तो 3 चीज में ही जान है। तो जितना एंट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जितना फ्लावर इंपॉर्टेंट है, उतना इंसान भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक तरह से तुम देखोगे तो ये तो आइडिया ऑफ होलिज्म का बात हो गया। ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो ना, तो इससे भी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। अब एक मेरी बात सुनो, अगर तुमसे क्वेश्चन में यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, ठीक है, आ जाओ। अब तुम मुझे बताना ये डीप है, कौन कहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। डीप इकोलॉजी, और ये हो गया तुम्हारा सैलो, ठीक है। डीप किसको सपोर्ट करते हैं मुझे बताना। बायोसेंट्रिक में कहाँ लिखूं, इधर लिखूं कि इधर लिखूं, डीप डीप इकोलॉजी में लिखूं या सैलो में लिखूं, बायोसेंट्रिक, डीप में, बिल्कुल बायोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में किधर लिखूं, इधर लिखूं या इधर लिखूं, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक में किधर लिखूं, एंथ्रोपोसेंट्रिक, ठीक है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। इकोसेंट्रिक में किधर लिखूं, इकोसेंट्रिक, इकोसेंट्रिक इसमें से कौन है, डीप है कि सैलो है, डीप है इकोसेंट्रिक, हाँ बिल्कुल इकोसेंट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताना कौन बोल रहा, रिकाउंसिल करो, री री एंथ्रोपोसेंट्रिक को रिकाउंसिल करवा देंगे इकोलॉजी से, कौन बोल रहा, सैलो बोल रहा, रिकाउंसिल करवाना है एंथ्रोपोसेंट्रिक को, किससे, इन्वायरमेंट के साथ या इकोलॉजी के साथ। एंटी ग्रोथ कौन है, ये कि ये, डीप क्या है, एंटी ग्रोथ है। और लिमिट ग्रोथ कौन है, लिमिट ग्रोथ कौन है, ये लिमिट करते, ये लिमिट सिर्फ लिमिटेशन लगाना चाहता है, ये एग्रीमेंट के थ्रू लिमिटेशन लगाना चाहता है ना, ये लिमिट है, ये लिमिट ग्रोथ बोलता है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ कि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट कौन करते हैं, तो ये रिजेक्ट करते हैं, तो पता ही है ना।
हो गया, समझ में आ गया? हाँ, और कुछ ऐसा बात है तो बताओ। ये तुम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना? बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगी तो हो ही जाएगा, ठीक है? ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब आ जाओ, हम लोग क्या पढ़े, कौन कौन सा इकोलॉजी पढ़े समझना। एक पढ़े हम लोग मॉडर्न, एक पढ़े हम लोग डीप, तीसरा का नाम है सोशल इकोलॉजी। अब सोशल इकोलॉजी को 3 पार्ट में बांटा गया है, याद रखना। हम लोग इकोलॉजीज का 3 टाइप होता है, एक होता है मॉडर्न इकोलॉजी, एक होता है सोशल इकोलॉजी और एक होता है डीप इकोलॉजी, ठीक है? तो जो कि हम लोग मॉडर्न पढ़ चुके और डीप पढ़ चुके और सोशल बचा हुआ है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सोशल को 3 पार्ट में बांटा गया है, 1, 2 एंड 3, ठीक है? चलो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला का नाम है इको सोशलिज्म, दूसरा का नाम है इको एनाराचिज्म और तीसरा का नाम है इको फेमिनिज्म। इको सोशलिज्म क्या बोल रही है? इको सोशलिज्म के जो मेन थिंकर है उसका नाम है रुडोल्फ बैरो। 1982 में ये आर्ग्यू करते हैं सोशलिज्म के बारे में। थिंकर याद करो, थिंकर याद करो, ठीक है? अच्छा, मैं ये नहीं लिखी कि कौन थिंकर कहाँ आएगा, मैं नहीं लिखी। सैलो में तो कोई थिंकर का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन डीप में दिया हुआ था। नाम याद है तो बताओ, डीप का थिंकर का नाम क्या था? डीप इकोलॉजिस्ट का नाम क्या था? अर्नस्ट नाय। बिल्कुल। नाइस। हाँ, उनका कोटेशन याद है? कोटेशन, हाँ, इक्वल राइट। हाँ, इक्वल राइट्स ब्लूम, हाँ बिल्कुल सही बोली तुम लोग, हाँ, इक्वल राइट्स ब्लूम, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया, अब आ जाते हैं, ठीक है? इको सोशलिज्म के जो इकोलॉजिस्ट है उसका नाम क्या, थिंकर नहीं बोलेंगे, इकोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे, है ना? इसके जो है वो, उसका नाम क्या है? रुडोल्फ बैरो, 1982। ये क्या बोलते हैं? The idea that the root cause of the environmental crisis in capitalism, ये बोल रहे हैं ना कि जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ है ना, उसका जो रूट कॉज है ना, वो कैपिटलिज्म है, ठीक है ना? द नेचुरल वर्ल्ड हैज बीन डिस्पॉइल्ड बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सोशलिज्म वाला डेफिनेशन बोल रहा है, देखो। इको तो है, इको लग गया है। ये बोला इन्वायरमेंट जो बर्बाद हो रहा है ना, उसका जिम्मेदार कैपिटलिज्म है, क्योंकि इंडस्ट्रीज ने पूरी दुनिया को ही, पूरे नेचुरल वर्ल्ड को ही बर्बाद कर दिया है, डिस्पॉइल कर दिया है ना, डिस्पॉइल कर दिया है। बिल्कुल आसान। इको सोशलिज्म थिंकर का नाम क्या है? मैं अभी तुम लोग को यहाँ पे पूछूंगी तो तुम लोग मुझे बताना। थिंकर का नाम बताओ, क्या है? सॉरी, इकोलॉजिस्ट का नाम बताओ। रुडोल्फ बैरो। रुडोल्फ बैरो। बैरो। अच्छा, मैं ये वाला पीडीएफ सेंड कर चुकी हूँ, तुम लोग देख लेना, ठीक है? रुडोल्फ बैरो, इनका थीम। हाँ, ये क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं? ये इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो ये रीजन, ये किसको बोल रहे हैं? इन्वायरमेंट का क्राइसिस किसकी वजह से बोल रहे हैं? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म ने, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इन्वायरमेंट को डिस्पॉइल कर दिया, ठीक है? ये मैं चेंज कर रही हूँ, ठीक है? इको इनारिचिज्म, यहाँ पे जो थिंकर है उसका नाम है, एक तो तुम्हारा रचल कर्शन जो है वो इसमें भी आएंगे, और ये कंजर्वेटिव्स भी है, ये आज कल है ना एग्जाम में आया था, कंजर्वेटिव्स भी है, ठीक है? और ये इको कौन से टाइप में आएंगे? तो इको एनाराचिज्म में आएंगे। अच्छा, इनके बुक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग, और एक और थिंकर यहाँ पर है इको एनाराचिज्म में, मूरे बैकचीन। मूरे बैकचीन जो है ना, ये भी तुम्हारा इको एनाराचिज्म में आएंगे। और ये क्या बोलते हैं? इनका बुक का नाम है आवर आवर सिंथेटिक्स इन्वायरमेंट, ठीक है? 1962 में लिखते हैं। ये स्टैब्लिश करते हैं, ये बोलते हैं कि जो एनालिसिस्ड है उनका जो आइडियाज है और इकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल है, ये दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, दोनों के बीच में कनेक्शन है। ये बोल रहे कि जो मेरा जो एनआरचीज वाला आइडिया है और जो इकोलॉजीज का प्रिंसिपल है ना, बिल्कुल आपस में कनेक्टेड एक दूसरे से। तो जो इको एनआरचिज्म है ना, वो बिलीव करते हैं कि स्टेट लेड सोसाइटी, स्टेट को खत्म कर दो ना, इन्वायरमेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है? थिंकर है रेचल कर्शन, एक है मूरी बैकचिन, ठीक है? मूरी बैकचिन के बारे में यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, कौन क्या 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 बोल रहे हैं। अच्छा, आ जाओ पढ़ते हैं। मूरी बैकचिन अभी हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम है
बुक बोले, कॉन्सेप्ट बोले, जो भी बोले, ठीक है ना। आवर सिंथेटिक इन्वायरमेंट 1962, ये बोलते हैं कि जो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है और जो इनरिचिज्म है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है ना। मूरी बैकचिन जो है ना, ये इनरिचिज है और इकोलॉजिकल थिंकर है। बुकचैन ने क्वाइन किया था सोशल इकोलॉजी को। अगर क्वेश्चन आए कि सोशल इकोलॉजी को क्वाइन किसने किया था, तो मूरी बैकचिन ने, बुकचिन ने, मूरे बुकचिन ने सोशल इकोलॉजी को क्वाइन किया था। इनका व्यू है डिसेंट्रलाइजेशन, ये सपोर्ट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं। गांधी जी एनार्किस्ट हैं, वो डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते थे, वो इंडस्ट्रीज को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बोलते थे इंडस्ट्री जो है वो मटेरियलिज्म है, और वो स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे। बिल्कुल बुक चेन के व्यू के जैसा ही है, ठीक है। इनका बुक का नाम है, बुक चैन का, पोस्ट स्कैरसिटी एनालिसिज्म, इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम, रिमार्किंग सोसाइटी। इसका एक और बुक है जो मैं नहीं लाई हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, ठीक है। जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी तो वहां मैं मैच करवा दूंगी मूरी बैक्चन का बुक। लेकिन जो ये बैक्चन है ना, यहाँ पे देखो, क्रोप क्रॉप क्रोपॉटकिन एंड विलियम मॉरिस, ये लोग सपोर्ट करते हैं सोशलिस्ट पैस्टोरिज्म। पैस्टोरिज्म का मतलब मैं समझा रही हूँ क्या होता है। जो क्रोपैटकिन है और विलियम मॉरिस है, ये लोग सपोर्ट करते हैं सोशलिस्ट पैस्टोरिज्म, ठीक है ना। ये क्या है, विदाउट डॉट द कनेक्शन मेनी इकोलॉजीज हैव ए पोस्ट इंडस्ट्रियल। पैस्टोरिज्म का मतलब ये बिल्कुल एनरी चीज का जैसा है, ठीक है, बिल्कुल वही है। ये इंडस्ट्रीज से पहले जो तुम्हारा सोसाइटी था ना, जहाँ पे किसी भी तरह का इंडस्ट्रीज नहीं था, किसी भी तरह का स्टेट नहीं था, स्टेटलेस सोसाइटी थी, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा था, ये उस तरह की पीरियड को सपोर्ट करते कि वहाँ पे ठीक था, वहाँ पे इन्वायरमेंट बर्बाद नहीं था। अगर क्वेश्चन पूछे कि पैस्टोरिज्म को कौन सपोर्ट करता है, तो क्रोपैटकिन और विलियम मॉरिस ये लोग सपोर्ट करते हैं। और यहाँ से ही अगर तुम देखोगे तो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि एनालिसिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टेट लेड सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डिसेंट्रलाइजेशन, ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो जो पैस्टोरलिज्म है ना, ये लोग बहुत पहले बोले थे, इकोलॉजी नहीं आया था उससे भी पहले इन्होंने बोला था कि पैस्टोरलिज्म जो है ना, ये एक अच्छा चीज़ है, ये इन्वायरमेंट को बचाएगी और सोसाइटी में पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा को सपोर्ट करेगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी, इस तरह से ये बोलते हैं। तो जो दो थिंकर थे उन्होंने बोला था, क्रोपैटकिन और विलियम मॉरिस। इसे क्वेश्चन नहीं आया हुआ अभी तक का। विदाउट डॉट, कोई भी डॉट नहीं है, द कनेक्शन दैट मेनी इकोलॉजीज हैव, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग। बोले कि हम लोगों को जो मिला पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो व्यू मिला है ना, तो ये कौन से दो थिंकर से मिला था, ऊपर पढ़ा दोनों सेम है, क्रोपैटकिन एंड विलियम मॉरिस जॉन। ये लोग क्या बोल रहे हैं, पैस्टोलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और पैस्टोलिज्म क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा सोसाइटी है। इसको अगर हम बोलेंगे एनआरएचएस तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, एनआरएचएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। पोस्ट पैस्टोलिज्म का मतलब ही होता है बिल्कुल यही, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा या स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है। तो कौन से जो थिंकर थे जो सपोर्ट करते हैं पैस्टोलिज्म को, तो क्रोपाटकिन और विलियम मॉरिस। अब आ जाओ, ये लास्ट पेज है, क्लास तो बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। ये देखो, इको फेमिनिज्म का मैं डिफिनेशन बता रही हूँ। इको फेमिनिज्म का मैं डिफिनेशन नहीं लिख के लाई हूँ, मैं बता रही हूँ। देखो, इको फेमिनिज्म का इको फेमिनिज्म को मैं बहुत अच्छे से फेमिनिज्म में पढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मैं मुंह से बता रही हूँ, ठीक है। इको फेमिनिज्म पता है क्या बोलते हैं, कि इन्वायरमेंट जो डिग्रेड हुई है ना, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, बस एक है, मेन है, मेन। मेन जो है ना, उसका नेचर ही डोमिनेशन करने का है, इसलिए मेन जो है ना, वो इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड करते हैं, ठीक है। मेन जो है मेन जो है ना, उन्होंने ही इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दिया है, क्योंकि उनका नेचर है, वो पेट्रियार्की है, वो पेट्रियार्की सोसाइटी है, उसका नेचर में है ना, नेचर में है तुम्हारा ये डोमिनेशन करने का। तो उन्होंने इन्वायरमेंट को भी उसी तरह डोमिनेशन किया है और बर्बाद कर दिया है, ठीक है। और जबकि विमेन को तुम देखोगे तो वो काइंड हार्टेड होती है, वो सब चीज को बचा के रखती है ना। लेकिन वहां पे मैन देखोगे तो मैन का नेचर ही डोमिनेशन वाला है, तो उन्होंने ही मिलकर मैन ने ही इन्वायरमेंट को बर्बाद कर दिया। अब मान लो कि अभी मैं बोलूँ ये बात, ठीक है सुषमा या आरसी, कि इंसान ने मैन जो है ना, मैन ने इन्वायरमेंट को बर्बाद कर दिया, तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं एक इको फेमिनिज्म हो जाऊंगी। मान लो मैं कोई आर्टिकल लिख रही हूँ, उस आर्टिकल में मैं लिख दी कि
कि इन्वायरमेंट का आज जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल मैन है, क्योंकि मैन जो है ना, उसके अंदर एक फीचर है पेट्रियार्की वाला। वो पेट्रियार्की फीचर की वजह कर उसने वो सबको डोमिनेशन करता है और इन्वायरमेंट को भी डोमिनेशन कर दिया। इस तरह का मैं आर्टिकल लिखी। तो मैं क्या बन जाऊंगी पता है? मैं क्या बन जाऊंगी? मैं इको फेमिनिज्म बन जाऊंगी। ठीक है। जब खाली मैन को क्रिटिसाइज करती कि नहीं मैन पेट्रियार्की है वीमेन को, तो फेमिनिज्म कहलाती। लेकिन मैं वहां पे इन्वायरमेंट को जोड़ रही हूँ ना, कि इन्वायरमेंट को बर्बाद करा, इसलिए मैं इको फेमिनिज्म, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट और इंसान को लेकर साथ में स्टडी करी हूँ। इकोलिज्म का मतलब ही क्या मैं बताई, कि इकोलिज्म का मतलब ही है ह्यूमन और इन्वायरमेंट को लेके स्टडी करना। ह्यूमन का क्या इफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, है ना, इस पर स्टडी करना। ठीक है, यही मैं बताई थी। तो इसीलिए इको फेमिनिज्म क्या कर रहे हैं, मेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। आप बोल रहे कि इन्वायरमेंट जो बर्बाद हुआ है ना, वो इको फेमिनिज्म, सॉरी वो मैन, सॉरी, ओहो मैं कंफ्यूज हो जा रही, सॉरी रुक जो मैं लिख रही हूँ। मतलब इन्वायरमेंट जो डिग्रेड हुआ है, ठीक है ना। इको फेमिनिज्म क्या बोल रही हूँ, रुक जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है ना। कंफ्यूजिंग, बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाती। इको फेमिनिज्म क्या, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है, कि इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया, डिग्रेड हो रहा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई डिग्रेड होने का? मेन मेन। क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है, डोमिनेशन वाला नेचर है, ठीक है ना। इको फेमिनिज्म बोलती है इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो मेन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये इनका आर्ग्यूमेंट है। तो तुम देखोगी ये वंदना शिवाय कितना बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वंदना शिवाय इंडिया से बिलोंग करती हैं, और वंदना शिवाय ये एक इको फेमिनिज्म है, ठीक है ना। कैलोन मर्चेंट, मैं जब अगला बार इसको पढ़ाई थी आरसी को, तो बिल्कुल न्यू थिंकर थी ये इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। लेकिन 2025 में इससे क्वेश्चन आया, द डेथ ऑफ नेचर, विमेन इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशंस। ये बुक कैलोन मर्चेंट ने लिखी थी। और कैलोन मर्चेंट जो है ये एक इको फेमिनिज्म से है ना, इको फेमिनिज्म से। देखो, इकोलॉजी में अगर मेरे से कुछ छूट गया होगा, मान लिया कुछ छूट गया होगा, ऊपर नीचे हो गया होगा, तो मैं उसको एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू करवा दूंगी, ठीक है। कैरेन वैरिन, ये भी क्या है, कैरेन वैरिन जो है ये भी एक इको फेमिनिज्म है। तो हम यहाँ पे 3 इको फेमिनिज्म पढ़े, एक वंदना शिवाय, एक कैरोन मर्चेंट। कैरोन मर्चेंट जो है वो क्या करती है, वो एक बुक लिखती है, द डेथ ऑफ नेचर्स, विमेन इक्वलिटी एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशंस, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो कैरेन वैरिन, ठीक है। समझ में आ गया, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।